ठीक है, तो एप्सिलॉन और इसके नीचे एक जीरो लग गया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो ये बिल्कुल सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये G क्या था, कांस्टेंट था, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 था ना बच्चों, याद है ना? यस सर। अब हमारे पास -12 है -11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, शायद -11 है ना, शायद -11, मुझे भी ध्यान नहीं है अभी, -11 ही हो। अब हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इसका अगर वैल्यू देखोगे तो ये पूरा, ये भी एक कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। इसका जो वैल्यू होता है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहीं बहुत सारी जगह पे k से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस पूरे चीज का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। k टाइम्स q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, सो इसका जो वैल्यू है दैट इज k का जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁻9। और ये देखो अब इस दोनों को कंपेयर करो, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर और k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मासेस के बीच में था m1 m2, यहाँ पे चार्जेस के बीच में फोर्स है q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, this was directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses, right? This was gravitational force. ये masses m1 m2 and separated by distance r, और यहाँ पे क्या है, this force is between the charges. so electrostatic force जो है, जो कूलम्स फोर्स इसको हम लोग कहते हैं, इस फोर्स को हम लोग कूलम्स फोर्स कहते हैं, और ये जो पूरा जो फॉर्मूला है ना उसको कूलम्स लॉ कहते हैं। डिटेल में ये सब 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट हाँ तुम लोग को टर्म्स वगैरह पता होना चाहिए। कूलम्स लॉ में ये क्या हो गया, फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इजंट दीज टू वेरी सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है ना, दिख रहा है आपको, सिमिलर है या नहीं है? यस सर है। यस सर। अब इसमें एक और चीज हम लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो मासेस था, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं होगा नेगेटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फोर्स भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं है, चार्ज हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तब जो फोर्स होगा दैट विल बी, मतलब जो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ये ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो वहां पे फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब तब उस केस में, मतलब दोनों हो सकता है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। सो जब हम लोग कूलम्स लॉ की बात करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस की बात करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहता है, रिपल्सिव कभी भी नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। You can note down this formulas and other thing, because it will be not directly used, but you should be knowing this Coulomb's
लॉ एंड कुलम्स फोर्स और क्या चीज रिलेशन है इन दोनों के बीच में, शुड बी नोइंग। क्लियर बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Now let's move to the next part. So electromagnetic force अगर हम लोग देखें कि what is electromagnetic force? So force of attraction or repulsion between two electric charges or charged bodies are known as electromagnetic force, right? So force of attraction or repulsion between two electric charges or charged bodies are known as electromagnetic force. जो अभी हम लोगों ने लिखा था भाई कि electromagnetic force जो था F is equal to K times Q1 Q2 upon R square. Now, so electromagnetic force जो हम लोग देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को जो अट्रैक्ट कर रहा है जो न्यूक्लियस, राइट, that is also an electromagnetic force, example of electromagnetic force. So electromagnetic force, it holds the electrons in place. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी जगह पे रखे रहता है या ऑर्बिट में है. अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द centripetal force which is being provided by this electromagnetic force, which is pulling it always inside and it is moving in circular orbits, near to circular orbits बोल सकते हो. exactly circular नहीं होता है, elliptical होता है. Now, what are the properties of electromagnetic forces? So electromagnetic forces का property सबसे पहला, it is both attractive as well as repulsive. हम लोगों ने अभी देखा कि how is it different from the gravitational forces? It is both attractive as well as repulsive. But gravitational forces क्या थे? ये बस attractive in nature थे. It was not repulsive at all, right? Second point पे आते हैं. Second point है, it is long range force and conservative just like gravitational force. तो जैसा gravitational force long range force था, हाँ ना, long range force बहुत दूर तक इसकी effect जाती थी, और यहाँ पे it is conservative. Again, you know, electromagnetic force is also conservative in nature. Conservative forces का हम लोगों ने कल example देखा था, है ना, वो forces जहाँ पे कि work done path dependent नहीं होता है, उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. और जो पाथ डिपेंडेंट होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया. कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स किया था, दूसरा एग्जांपल ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स किए थे, है ना, डिस्कस किए थे पिछली क्लास में, राइट. सो these electromagnetic forces are long range forces and conservative just like gravitational force, right. Now the third point, it is 10 to the power 36 times stronger than gravitational force. तो भाई देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्सेस था, याद है हम लोगों ने किया था कि सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. और यहाँ पे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इवन दो इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला में सिमिलर है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स में सिमिलर है, बट इसका जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा है? 10 to the power 36 टाइम्स ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fourth point is, it is strong force. It is a strong force between two charged particles. This itself says us. The third point is also the similar thing. Now, what are the properties of the electromagnetic force? आगे और property हम लोग देखते हैं. पहला property, फिर से जो पांचवा property हम लोग कर रहे हैं, it acts through electric and magnetic fields. तो ये जो electromagnetic forces है, electric field में भी act करेगा और magnetic field में भी act करेगा. Electric field और magnetic field क्या होता है कि अगर एक हमारे पास electric charge है, let's say we have an electric charge, field का concept हम समझा रहे हैं.
तो इसके आसपास जो पूरा स्पेस है ना, इस पूरे स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव इसके अंदर लेके आओगे तो उस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के वजह से फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो वो पूरा स्पेस, इस चार्ज के चारों तरफ जो पूरा स्पेस है जिसमें कोई और चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उस पूरे स्पेस को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्लियर? So the whole space around the charge, where if some other charge is brought in that will experience a force, is known as electric field of that particular charge. Similarly, if we have a north pole or a south pole of a magnet somewhere, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, इनसेपरेबल होता है। डाइपोल के तरह एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक पोल्स, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन पढ़ाई के लिए, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, अगर हम लोग मान लेते हैं एक पॉजिटिव नॉर्थ पोल को एक जगह पे, उस नॉर्थ पोल के वजह से उसके पूरे स्पेस में, जो पूरे स्पेस में अगर दूसरा कोई पोल लेकर आते हो, मैग्नेट लेके आते हो, उस मैग्नेट पे जहां पे फोर्स लगेगा तो वो पूरा स्पेस इस पोल का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दोनों जगह पे लग सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लग सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी लग सकता है। क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. Everyone has Yes, sir. understood what is electric field and what is magnetic field? Yes, sir. And Yes, sir. these electromagnetic forces are applied in these electric and magnetic fields. These are applicable in these electric and magnetic fields. Let's come to the next point. It is mass independent force. तो चार्ज पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोगों ने फॉर्मूला लिख के देख लिया है, तो हमें ये तो पता भी है कि भाई F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे कहीं भी मास का कोई टर्म नहीं है। सो दिस इज मास इंडिपेंडेंट फोर्स। इट इज ओनली चार्ज डिपेंडेंट, इट इज मास इंडिपेंडेंट फोर्स। Let's go to the next one. So according to quantum field theory, electromagnetic force between two charges is mediated by exchange of photons. तो ये हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी तो अभी हम लोग को करना नहीं है, तुम्हारी जानकारी के लिए बस है कि अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में अगर हम लोग कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स between two charges is mediated by exchange of photons. Photons is basically packets of charge basically, है ना, पैकेट ऑफ चार्ज बेसिकली, या फिर जो लाइट जो हम लोग करते हैं ना, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कहते हैं, तो वहां पे फोटोन्स, एक फोटोन थ्योरी होता है, मतलब पार्टिकल थ्योरी होता है और वेव थ्योरी होता है। तो पार्टिकल थ्योरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम पार्टिकल थ्योरी से समझा सकते हो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वेव थ्योरी से समझा सकते हो। तो जो पार्टिकल थ्योरी है, वो पार्टिकल थ्योरी में लाइट जो है एक पैकेट की तरह माना जाता है जिसको फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स माने जाते हैं लाइट के, और उनको पार्टिकल्स को फोटोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज मीडिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटोन। फोटोन इधर से उधर जाता है तो फोर्स लगाता है, और फोटोन इधर से उधर आता है तो इस पे फोर्स लगाता है। फोटोन के मूवमेंट से फोर्स लगता है। ठीक है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस तो उसमें अप्लाई होगा ही, और वहां पे जो चार्जेस के बीच में फोर्स है, दैट इज बीइंग मीडिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ फ्यू क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन, electromagnetic force is force of attraction between two charges, force of repulsion between two charges, both A and B, all the above. C. C, both A and B, है ना, repulsion भी होता है, attraction भी होता है between two charges. Next question, the property of electromagnetic force is it acts through electric field, it acts through magnetic field, it is mass independent force, All of the All above. of the above. all of them। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कर लिए,
तीसरे फोर्स पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्स था ना, पहला था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो अब हम लोग तीसरे वाले पे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? This strong nuclear force is between the particles which are inside the nucleus. So all the particles which are inside the nucleus, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल टर्म क्या है उसका? कौन बताएगा? न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स के, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है, वो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल। तुम मान लो, तुम ये सोचो, ऐसे इन जनरल सोचते हैं भाई हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, यही 2 चीज है ना। अब ये प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब तुम जो 2 प्रोटॉन को पास पास लेकर आओगे तो उस पे क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा ना भाई। रिपल्सिव फोर्स है मतलब दूर दूर जाना चाहेगा, और तुम कह रहे हो कि पूरा प्रोटॉन्स जो है वो बहुत छोटे एरिया में डेंसली पैक्ड है। हम लोग ये जानते हैं ना भाई, हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डेंसली पैक्ड है। तो प्रोटॉन अगर उतना पास पास है तो उसमें तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो डेंसली पैक्ड कैसे हो सकता है? इसका मतलब देयर इज सम अदर फोर्स आल्सो, अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देयर इज सम अदर फोर्स आल्सो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो वो जो दूसरा फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. तो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा जो एग्रेसिव फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, विच होल्ड्स दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स it acts between proton and proton, neutron and neutron, and even between proton and neutron. तो वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होगा, है ना। और इन न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से वो बाउंड टुगेदर रहता है एक न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का डेंसिटी इसलिए बहुत छोटा, बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा होता है डेंसिटी, और डेंसली पैक्ड होता है, और बहुत साइज उसका स्मॉल होता है न्यूक्लियस। So strong nuclear forces acts between any 2 particles in nucleus, that is between the nucleons which is there. Clear? Okay. Yes. So पढ़ते हैं अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। पहला, the nuclear force क्या है? The attracting force between nucleons inside the nucleus is called nuclear force. So force of attraction which is between the nucleons inside the nucleus. Nucleons means proton plus neutron दोनों हो जाएगा। nucleons के अंदर हम लोग include both protons and neutrons, right? So attractive forces between nucleons, that is protons and neutrons inside the nucleus, is called nuclear force, right? Nuclear forces are of 2 types, we know. One is strong nuclear force and other is weak nuclear force. So right now we are studying strong nuclear force. इससे बात करना बंद कर दो, 2 मिनट मिल जाएगा तो हाँ जी बेटा, माधव कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा, so what are strong nuclear forces? पहला तो है ना, तो strong nuclear forces क्या है? The forces between protons and neutrons inside the nucleus of an atom is known as strong nuclear force. ठीक है? So forces between protons and neutrons inside the nucleus of an atom is known as strong nuclear force. So you can see here, you know, nucleons which are close together, there is a strong nuclear force which dominates. So electrical forces dominates for distant protons, and for
nearby nucleons which are near to each other, nuclear forces dominates. और न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा डोमिनेट करता है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से ज्यादा उसका वैल्यू हो जाता है, और जिसकी वजह से ये पैक्ड रहता है. Now properties of strong nuclear forces, first is they are of short range. मतलब short range मतलब बहुत, जब इनका डिस्टेंस बहुत पास हो जाता है न्यूक्लियॉन्स का, तभी उसके ऊपर एक्ट करता है. डिस्टेंट मतलब अगर पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उसके ऊपर या अनचार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो दीज आर शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का जो साइज है, जो स्टेबल साइज है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस. तो हम लोगों ने 4 फोर्सेस जो किया है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल एंड हैज अ रेंज ऑफ 1 फेम्टोमीटर. फेम्टोमीटर मींस 10 टू द पावर -15 मीटर. मतलब ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब ये न्यूक्लियॉन्स कितने पास होने चाहिए, न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी 10 टू द पावर -15 मीटर फॉर द न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस टू एक्ट. सो फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस to act on these two nucleons, the nucleons should be 10 to the power -15 meter near to each other. आ गया बच्चों समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The strongest of all the fundamental forces and has a range of 1 femtometer, that is 10 to the power -15 meter. It is charge independent and spin dependent force. तो चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या नो चार्ज है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा. स्पिन डिपेंडेंट मतलब तुम लोग बाद में जब तुम क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे होगे, और इनफैक्ट जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तो तुम लोग को पता है ना कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल और ये सब चीज जो होता है, जिसमें एक होता है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है और एक क्लॉकवाइज स्पिन होता है. 2 तरीके के स्पिन होते हैं, राइट. एक जो एटम है वो रोटेट कर रहा होता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, वैसे ही ये भी रोटेट कर रहे होते हैं सारे एटम. तो उसको स्पिन कहते हैं. एक स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था. तो किस डायरेक्शन में स्पिन है उस पर डिपेंडेंट है ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है. It does not obey inverse square law. Inverse square law जो हम लोग कह रहे थे ना, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, that was K Q1 Q2 by R square. तो force was inversely proportional to square of the distance. उसी तरह gravitational force was also inversely proportional to square of the distance. Here it does not obey inverse square law. In fact, जितना पास आ रहा है उतना ज्यादा फोर्स इंक्रीज कर जा रहा है. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ तो है नहीं, राइट. सो इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. का यही मतलब है कि दीज टू फोर्सेस आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस does not obey inverse square law. Strong nuclear forces are because of attraction between two nucleons due to the exchange of mesons. Mesons particles होते हैं ना, पाई mesons और बहुत सारा, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में आ गए. डिटेल में करना मतलब हम लोग को नहीं पढ़ना, 11th-12th में ये सिलेबस में नहीं. तो बस नाम जान लो ये कि strong nuclear forces are because of attraction between two nucleons due to the exchange of mesons. जैसे वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, फोटोन्स के एक्सचेंज के वजह से हम मान रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, यहाँ पे मिजॉन्स का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है. ठीक है. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बेसिकली, इन सबको हम लोग को नहीं पढ़ना. केमिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे भी, फिजिक्स में हम लोग का कोई नाता नहीं है. सर क्या ये IIT में पढ़ेंगे, मतलब उसके जो कोचिंग पढ़ना ही नहीं है हम लोग, 11th-12th में ही नहीं पढ़ना है. जब ग्रेजुएशन करोगे और क्वांटम मैकेनिक्स में तुम रिसर्च कर रहे होगे तब पढ़. अभी हम लोग को नहीं पढ़ना.
क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर बिटवीन व्हाट? Protons and and Protons and protons and neutrons. Between protons and neutrons. Very good. Next, which of these is not a property of strong nuclear force? It is the strongest of all the forces. It is charge independent. It has a range of 1 femtometer. It obeys inverse square law. Obeys inverse square law. Obeys square law. इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब तो फॉलो करता ही है भाई. स्ट्रॉन्गेस्ट है, चार्ज इंडिपेंडेंट भी है और रेंज 1 फेम्टोमीटर का है. अब हम लोग नेक्स्ट फोर्स पे आते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये हमारा आखिरी टाइप ऑफ फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेस. अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स emitted during active radioactive decay, that is beta decay of a radioactive substance, is known as weak nuclear force. तो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो रेडियो एक्टिव डिके सभी को तो नहीं पता होगा, बट ये आईसीएससी वाले बच्चों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है, तो उसमें उनको पता है कि बीटा डिके क्या होता है, राइट? तो ये बीटा डिके क्या होता है? बेसिकली there are two kind of rays which are being generated, alpha rays and beta rays basically. तो कभी भी जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, मतलब एक एटम दूसरे एटम में फॉर्म होता है, तो या तो अल्फा डिके की वजह से होगा या बीटा डिके की वजह से होगा. तो अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है या बीटा पार्टिकल रिलीज होता है. तो ये दो तरीके से रेडियो एक्टिव डिके होता है. अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, बट ये समझो कि उसमें जो बीटा डिके होता है, राइट, जो बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो जो बीटा डिके होता है उसमें जो सब्सटेंसेस के बीच में फोर्सेस है, उसको हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस only come into picture when there is a radioactive decay, and that too a beta decay happening. Okay, is it clear? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So alpha particle basically He2, so He2 4+, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है बेसिकली. तो इसमें जैसे आप ये मानो कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हीलियम में क्या होता है आपके दो प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट. He2+ होता है सर. सो अब यहाँ पे ये जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है यहाँ पे हीलियम में से, दोनों इलेक्ट्रॉन, सो He हीलियम 2+ उसको बोलेंगे. तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, जो He2+ बचा, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं. सो दिस इज अल्फा पार्टिकल. तो बेसिकली जब एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, तो दैट इज नथिंग बट हीलियम विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया. और बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, है ना, E0-1. सो ये बीटा पार्टिकल है बेसिकली. तो ये बीटा पार्टिकल का रिलीज होगा, तो उसको बीटा डिके हम लोग कहते हैं. तो जब बीटा डिके होता है, तो उस केस में ये जो फोर्सेस जो है उन सब्सटेंसेस के बीच में, दैट फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. Properties of weak nuclear forces is, first, it is a weak force of attraction between certain particles such as neutron, electron, etc., that is responsible for beta decay of the nucleus. So when beta decay of the nucleus happens, so at that time the weak forces of attraction between the neutrons and electrons that is there is known as weak nuclear forces. It is stronger than gravitational force but weaker than other forces. It has a shortest range of 10 to the power minus 16 meter. तो अब देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया. उसके बाद फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद हमारे पास ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी वीक जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो रेंज है वो 10 to the power minus 16 मीटर.
ठीक है. So it is stronger than gravitational force but weaker than other forces, and it has the shortest range of 10 to the power minus 16 meters. Clear? Property. It is communicated through weak bosons. तो वहां पे फोटोन था, फिर मिजॉन्स था, अब ये वीक बोसोन्स हो गए. ठीक है. These are the particles basically which communicate these weak nuclear forces. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर प्लीज एक बार आप बोसॉन्स बता सकते हैं क्या होते हैं? बोसोन उस पार्टिकल को कहते हैं बेसिकली. ये सब ना थ्योरेटिकल पार्टिकल्स है, एग्जिस्ट कुछ नहीं करता, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि अब मतलब दीज आर न्यू रिसर्चेस व्हिच आर हैपनिंग कि दीज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू दीज पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज बोसोन्स. जो फोर्स होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होगी उस समय जो forces hoga between neutrons and electrons, that weak nuclear force, that will be through these particles known as bosons. That's the only thing. ओके थैंक यू तो सर. bosons के बारे में इतना ही जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना. अब ऑर्डर ऑफ रेंज अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग अभी बात कर भी रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉन्गेस्ट रेंज, मतलब सबसे दूर तक भी जो फोर्स एक्टिव रहता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. हम लोगों ने देखा है भाई कि हेवनली बॉडीज मतलब सन और अर्थ के बीच में भी यू नो देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टिंग. कितना डिस्टेंस है फिर भी. तो सबसे ज्यादा जो रेंज ऑफ फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे है. फिर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, उसके बाद रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स. हम लोगों ने देखा है भाई इसका अगर हम लोग रेंज बात करें तो ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर का है, 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर का है, और ये सब तो बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एज कंपेयर टू वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो ये ऑर्डर ऑफ रेंज हो गया. क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब अगर हम लोग को ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ करना है, सो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे लेस होता है. सो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज हाईएस्ट, higher than electromagnetic force, is higher than weak nuclear force, is higher than gravitational force. So this is order of strength. And this is order of range. Gravitational force greater than electromagnetic force, greater than strong nuclear force, greater than weak nuclear force. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, which of the following is the property of weak nuclear force? They are weaker than gravitational force. They are longest range. They are responsible for beta decay. They are repulsive in nature. C. They are C. responsible Beta for decay. Next is, which among these forces has the longest range of all? Gravitational force, strong nuclear force, weak nuclear force, and electromagnetic. Gravitational force. Gravitational force. Gravitational force. We just studied the order of range. Which of the forces has highest order of strength? Weak Strong nuclear. nuclear force. Strong nuclear force. Now towards unification of forces, basically क्या है कि अभी हम लोगों ने ये सारे forces अलग अलग कर लिए. यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो इन सब फोर्सेस को यूनिफाई कर रहे हो, या दो फोर्सेस को एक साथ यूनिफाई करके वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं इस चीज को. सो
सी यूनिफिकेशन इज अ बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स. फिजिक्स में हमेशा यूनिफिकेशन पे बात चल रही होती है. कोई भी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो 2-3 कॉन्सेप्ट को यूनिफाई करने की कोशिश किया है. उन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट को यूनिफाई करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश किया है. सो ग्रेट एडवांसेस इन फिजिक्स ऑफन अमाउंट टू यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज एंड डोमेन्स. 2-3 थ्योरी को मिला के एक नया थ्योरी आ गया, तो वो जो है वो पाथ ब्रेकिंग हो जाता है बेसिकली, विच इज नोन एज unification of forces. So basically all the great advances in physics which has happened, that is because of the unification of different theories and domains. So what, for example, Newton unified terrestrial and celestial domains under a common law of gravitation. इन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि टेरेस्ट्रियल बॉडीज मतलब अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था. मतलब ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, और जो सेलेस्टियल डोमेन मतलब कि हेवनली बॉडीज पे जब हम बात कर रहे हैं, है ना, वहां पे भी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज इक्वली एप्लीकेबल. सो it was a great advancement. Why? Because it unified both terrestrial and celestial domains. Right? Maxwell, what he did, he unified electromagnetism and optics with the discovery of light. Discovery that light is an electromagnetic wave. So basically पहले क्या है, electromagnetism एक अलग field of physics माना जाता था और optics अलग field of physics माना जाता था. But मैक्सवेल ने जब ये बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इससे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स दोनों को साथ में लाके यूनिफाई कर दिया. राइट? तो दैट वाज अनदर ग्रेट स्टेप बेसिकली. सो मैक्सवेल व्हाट ही डिड, ही यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स विद द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism, but could not succeed in this venture. तो आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश किया कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी यूनिफाई कर दे, मतलब एक कोई थ्योरी ऐसा आ जाए जिससे ये दोनों का भी रिलेशन स्टैब्लिश होता है. But he was not able to do so. But still, you know, he worked a lot and he could find many more things, but he could not unify it. So the electromagnetic and the weak nuclear forces have been unified and are seen as aspects of a single electro-weak forces. तो अभी क्या है कि कुछ recent developments हो रही हैं, ये सब recent developments हैं, इस पे काम चल ही रहा है, तो हम लोग को अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है. But electromagnetic and weak nuclear forces, there has been a unification which has happened. मतलब इनके बीच में एक relation establish हुआ है जिसको हम लोग electro weak forces कहते हैं. ठीक है? So here what has happened, electromagnetic and weak nuclear forces have been unified to give a single concept of electro weak force. Attempts have been made to unify the gravitational force with rest of the fundamental forces, and certain कहीं पे ये जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट अभी चल रहा है इस पे काम, इस पे अभी पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ. पहले who has unified electromagnetism and optics? Maxwell. Maxwell. Next, who has unified terrestrial and celestial domains under a common law of gravity? Newton. 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 Now, nature of physical laws, ये last topic है इस chapter का. ठीक है? Nature of physical laws क्या है? Basically, physicists explore the whole universe, and their investigation based on scientific processes range from particles that are smaller than atoms in size to stars that are very far away. Right? तो जो भी physical laws, जो भी physicists हैं, वो बेसिकली यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लॉ निकाल के लाते हैं. अब वो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना, और उसके बाद
वो स्टार्स के साइज से भी बड़े हो सकते हैं. सो particles can be anything. So their investigation is based on scientific process which ranges from particles which are smaller than atoms to the particles which are even larger than stars. In addition to finding the facts by observation and experimentation, तो बस observation और experimentation से ही वो facts नहीं लेकर आते हैं, but physicists attempt to discover the laws that summarize these facts. So in any physical phenomena governed by different forces, several quantities may change with time. है ना, टाइम के साथ कुछ quantities हैं जो कि change कर सकती हैं, जो भी physical phenomena होता है उसमें. So remarkable fact is that some special physical quantities, however, remain constant with time. So कुछ ऐसे physical quantities हैं जो कि time के साथ हमेशा constant रहता है, change नहीं करता है. So the physical quantities that remain unchanged in a process are called conserved quantities. तो हम लोग ने conservation of mass पढ़ा हुआ है, conservation of energy पढ़ा हुआ है, conservation of charges पढ़े हुए हैं. तो ये सारा जो fact आता है conservation का, ये उन physical quantities के लिए है जो कि time के साथ change नहीं करता है. So the physical quantities that remain unchanged in a process are called conserved quantities. है ना, हम लोग momentum का conservation पढ़े हैं, energy का conservation पढ़े हैं, right? Charges का conservation पढ़े हैं, mass का conservation पढ़े हैं. So these are few of the conservations theory which we have studied. So some of the general conservation laws in nature include the laws of conservation of mass, energy, linear momentum, charge, etc. So mostly we will be studying these four. So conservation of mass पढ़ेंगे आगे हम लोग chapters में, energy पढ़ेंगे, linear momentum पढ़ेंगे, charge पढ़ेंगे. Physics में ज़्यादा conservation of energy और linear momentum पे बात करते हैं. Conservation of mass है ना, ये हम लोग chemistry में ज़्यादा बात करते हैं. Charges का conservation हम लोग फिर पढ़ते हैं. So conservation laws have a deep connection with symmetries of nature. So symmetries of space and time and other type of symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature. So जितने भी ये जो symmetricities हैं, है ना, space, time, ये सारे को हम लोग जो भी fundamental forces in nature के theories के साथ जोड़ के, है ना, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. So for motion under an external conservative force, the total mechanical energy, that is sum of kinetic and potential energy of a body, is constant. तो ये है conservation of energy. मतलब अगर हमारे पास जो forces एक system पे लग रहा है, वो सारे forces, ये सब हम लोग डिटेल में आगे करेंगे. You just need to understand कि what is conservation of energy. So for any kind of motion where external conservative force is acting on that object, कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा है जहाँ पे कि वर्क डन 0 होता है, राइट? सो ऐसे फोर्सेस जब एक्ट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो बॉडी मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा. मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? So this is what is conservation of energy. Now familiar example is the free fall of an object under gravity. We have seen, हम लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा था, तुम्हें याद होगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से हम लोग गिराते हैं किसी हाइट से, तो इस जगह पे बस पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है. और जब मिनिमम यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे लाते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाता है. याद है ना आप लोग को? और किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टोटल एनर्जी करोगे तो ये टोटल एनर्जी कितना निकल के आता है, ये सब ऐड करके हमेशा mgh ही आएगा. यहाँ भी mgh होगा और इसको भी ऐड करोगे तो mgh ही होगा. याद है ना, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे इसको, राइट? सो familiar example is the free fall of an object under gravity. So whenever free fall happens for an object under gravity, so here the total energy is conserved. क्योंकि gravitational force क्या है? Conservative force. Conservative force जब motion पे लग रहा होगा तो total energy क्या होगा? Conserved होगा.
तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल आपको दिख गया। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Both kinetic energy of the object and its potential energy change continuously with time, but some remains fixed. हर moment of time पे individual kinetic energies और potential energies change कर रहा होगा, but उनका sum क्या है, हमेशा fixed रहेगा, उसका sum हमेशा remains fixed. If the object is released from rest, the initial potential energy is completely converted into kinetic energy of the object just before hitting the ground. ये हम लोग अभी बात कर भी रहे थे. टॉप पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर से नीचे गिरे, राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट जब रीच करने वाला है ग्राउंड को, तो उस समय सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 2-4 मिनट और मैं रोकूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ इस चैप्टर को, है ना. फिर वो अगली क्लास से हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें. Now this law is restricted for a conservative force, should not be confused with general law of conservation of energy of an isolated system. भाई तुम ये नहीं समझो कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो अलग है. यहाँ पे जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम बोलोगे कि सर जो गिरा और ऑब्जेक्ट रुक गया, वहां से साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, या फिर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, जो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उन सब का एनर्जी को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा ना किसी भी सिस्टम का, है ना. बट हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. The law of conservation of energy is thought to be valid across all domains of nature, from the microscopic to the macroscopic. मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है. मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स. According to Einstein's theory, mass m is equivalent to energy E given by the relation E is equal to mc square, where c is the speed of light in vacuum. तो देखो यहाँ पे जब आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया E is equal to mc square, तो उन्होंने ये बोला कि भाई एनर्जी भी ना मास में कंजर्व मतलब कन्वर्ट हो सकता है, और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, राइट. तो दिस वाज अ ब्रेक, पाथ ब्रेकिंग थिंग. बेसिकली पाथ ब्रेकिंग थिंग है ना भाई, हम लोग अभी कह रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, और अभी हम कह रहे हैं एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया, राइट. तो दिस इज अ न्यू थिंग बेसिकली. तो हम लोग इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं जब ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, जब हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं. So in a nuclear process, mass gets converted to energy. This is the energy which is released in nuclear power generation and nuclear explosion. तो जनरली क्या होता है, जो डिफेक्ट, मास डिफेक्ट हम लोग कहते हैं, E is equal to mc स्क्वायर. तो अगर m मास जो है कम हो गया है, जब न्यूक्लियर फिशन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इन दोनों केसेस में मास रिड्यूस हो जाता है, और वो जो मास रिड्यूस हो रहा है, जो कम हो रहा है मास, वो मास कन्वर्ट किस में हो जाता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास. तुम बोलोगे सर मास तो कंजर्व्ड रहता है किसी भी इक्वेशन में, मतलब कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन है उसमें मास इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड, बट मास यहाँ पे कंजर्व नहीं है. मास क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ मास व्हिच इज हैपनिंग, एंड दैट लॉस ऑफ मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो इन एनी सच nuclear reactions, you will always find mass getting converted to energy, whether it is nuclear fission reaction or whether it is nuclear fusion reaction. Fission मतलब एक एटम दो एटम में ब्रेक, दो या दो से ज्यादा एटम में ब्रेक कर जाना, है ना. और फ्यूजन का मतलब दो न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देना, राइट. तो फिशन और फ्यूजन दोनों में ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. अब एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. वी ऑल नो दैट एनर्जी, देयर आर टू काइंड ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल, ये वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो जिनके की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है.
स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें कि बस ही मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी हियर, राइट? सो बट ऑल कंजर्व क्वांटिटीज आर नॉट नेसेसरली स्केलर. तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास की है, मास स्केलर था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी स्केलर है. इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कंजर्वेशन बस स्केलर क्वांटिटी का होगा. मोमेंटम है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग देखते हैं, राइट? सो द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर आल्सो कंजर्व्ड क्वांटिटीज इवन दो दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. ये दोनों क्या है? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज, बट स्टिल दे आर conserved. So both these linear momentum and angular momentum, these are vector quantities. Now these laws can be derived from Newton's law of motion in mechanics. तो ये जितने भी laws हैं, ये हम लोग derive कैसे करते हैं? न्यूटन्स लॉज से हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से derive करते हैं. जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या एंगुलर मोमेंटम है, इन सब में हम लोग न्यूटन्स लॉज, मतलब मैकेनिक्स में ही हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे. बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड मैकेनिक्स. मतलब मैकेनिक्स में जब हम लोग इसका यूज करेंगे ना, तो ये मैकेनिक्स के बियॉन्ड भी हम लोग यूज करते हैं, बट इसका प्रूफ न्यूटन्स लॉज से आता है. Now, they are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's laws may not be valid. तो ऐसे भी डोमेन में जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, वहां पे भी ये कंजर्वेशन ऑफ लॉज जो है विल बी एप्लीकेबल. Now, conservation laws have a deep connection with symmetries of the nature. So, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि भाई टाइम और स्पेस दोनों के सिमेट्री के हिसाब से कंजर्वेशन लॉज जो है वहां पे एप्लीकेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है? So if you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment after a year, the results are bound to be same. It turns out that this symmetry of nature with respect to translation in time is equivalent to the law of conservation of energy. So these are all theoretical facts basically. The laws of nature are the same everywhere in the universe and every time in the universe. So for example, the acceleration due to gravity at the moon is 1/6 that of the earth, but the law of gravitation is the same both on the moon and the earth. Similarly, this symmetry of laws of nature with respect to translation in space gives rise to conservation of linear momentum. Now, question: physical quantities that remain unchanged in process are called Conserve. Conserved. Conserved. ठीक है? Symmetries of dash play a central role in modern theories of fundamental forces of nature. Both A and B. Both and Space and time दोनों से. ठीक है? That's it. So आज के लिए इतना ही. हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया. अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे. तो सेकंड चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, डायमेंशंस वाला, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम्हारा जागेगा. अभी तो थ्योरी था. और सैटरडे संडे को आई वुड आस्क एवरीवन टू ज्वाइन दीज क्लासेस. व्हाई? बिकॉज आई विल बी टीचिंग लॉगरिथम, जो कि तुमको केमिस्ट्री में भी यूज होगा. लॉग्स टेबल्स देखना आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग कैलकुलेशंस में लॉग टेबल्स देखते हैं, और लॉगरिथम होता क्या है ना. तो ये लॉगरिथम हम लोग सैटरडे संडे में करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे. तो प्लीज एवरीवन, even though if you have not taken joined in for any IIT classes or NEET classes, please join the classes, and I'll send the link in this batch also. खासकर फिजिक्स की क्लास के बारे में मैं बोल रहा हूँ. ज्वाइन करना और अटेंड करना क्लास. ठीक है बच्चों? चलो बाय. टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.